औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद स्पेशल शो में हम आपके साथ मौजूद हैं और आज ईद है। सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का ये खूबसूरत और प्यारा दिन है जो हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे साथ हैं मेहमान जो आपके साथ मौजूद होंगे और बड़े ही ज़बरदस्त मेहमान हैं और बहुत ज़बरदस्त सब लग रहे हैं। तो क्यों ना सबका तारुफ करवाया जाए। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी डॉक्टर इश्तियाक बेग साहब, काउंसिल जनरल ऑफ मोरक्को, फाउंडर ऑफ मेक अ विश फाउंडेशन, प्रेसिडेंट बिजनेस फोरम PMLN। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच नाज़िया, आपको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। तमाम मेहमानों को और जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, PTV की जो व्यूअरशिप है, सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद जी। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए। इसी तरह ही हमारे साथ एक और बहुत ही सीनियर पर्सनालिटी मौजूद है, मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। सैयद सरमद अली साहब जो सेनेटर हैं और साथ में ही MD एंड प्रेसिडेंट जंग जियो ग्रुप और प्रेसिडेंट APNS, और साथ ही अभी इनको सितारा इम्तियाज़ भी मिला है। ज़बरदस्त पर्सनालिटी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और जो पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम आपका देखा जा रहा है, सबको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। से डबल खुशियाँ, एक ईद डबल की है खुशी, और सितारा इम्तियाज़ की भी डबल खुशी है, ये दूसरा सितारा इम्तियाज़ है। माशाल्लाह से ये तो फिर डबल डबल केक होना चाहिए फिर ना, है ना? बिल्कुल, ये मिठाई पड़ी है ना, ये मिठाई मेरी तरफ से। सही है जी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सहरिश, और सहरिश रिजवी जो हैं वो TV होस्ट भी हैं, माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त होस्टिंग करती हैं और इनकी एक और ख़ास बात है कि ये शेफ़ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? लेकिन जब ख़वातीन का तारुफ होता है ना, ईद मुबारक, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए, तो आप लोग माइंड ना कीजिए। तारीफ करने से ना थोड़ी खुशी हो जाती है। तारीफ होगी तो फिर हमारी भी होगी ना। ख़वातीन की तारीफ तो बनती है ना, ख़वातीन की तारीफ ज़्यादा कर होती रही है। हैं। अच्छा चलिए, ज़्यादती हम बाद में पूरा कर लेंगे। जो आप दोनों माशाल्लाह से बहुत अच्छा, आप दोनों ने लिबास भी पहना हुआ है। ईद होती इसलिए ना कि खुशियाँ होती हैं, अच्छा लगना है नाज़िया, आपको। माशाल्लाह, यू आर वेयरिंग अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, यू आर अ वेरी वेल ड्रेस्ड पर्सन बाय द वे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ बहुत ही प्यारी ड्रामा एक्ट्रेस मौजूद हैं, फ़हीमा अवान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? इतनी ज़बरदस्त ये एक्टिंग करती हैं, इनके कैरेक्टर्स आप देख लें, जिस कैरेक्टर को देखें बखूबी अंजाम देती हैं। चाहे वो मासूम हो, वैसे तो मासूम शक्ल आपकी है, चाहे वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का रोल हो, चाहे वो जो है ना बिल्कुल एक अच्छी सी मम्मी का कैरेक्टर, चाहे वो दोस्त का कैरेक्टर, बहुत ही ज़बरदस्त, एक्सीलेंट जी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? ईद मुबारक। ठीक, ईद मुबारक नाज़िया, और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, सबको ईद मुबारक। थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं महमूद अरशद साहब जो ग्रुप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पाक कतर ग्रुप, साथ ही वाइस प्रेसिडेंट टीम कराची वेलफेयर सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। PTV आके हमेशा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये आई थिंक वाहिद चैनल है हमारा जहाँ से बैठ के आप पूरे पाकिस्तान के लोगों को, चाहे वो सहरा में है, पहाड़ों में है, किसी भी इलाके में, किसी भी गाँव में है, सबको आप अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं। तो मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। और बड़े अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं। बात यह है कि जब बात कन्वर्सेशन हो रही हो तो ऐसी कन्वर्सेशन हो रही है जिसमें हम कुछ सीख सकें, हम कुछ जान सकें, हम अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि TV का एक मकसद होता है, हमें उस मकसद से ना हटना नहीं चाहिए, उस मकसद को हमेशा पूरा करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो इश्तियाक बेग साहब, डॉक्टर इश्तियाक बेग, आप भी बताएं, ईद की सेलिब्रेशन, स्पेशली बकरा ईद की सेलिब्रेशन एक अलग होती है क्योंकि इसमें कुर्बानी का जानवर, फिर गोश्त की तकसीम, बड़ा एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, स्पेशली मर्द हजरात के लिए। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा नाज़िया। एक तो इस बार जो ईद की खुशियां हैं हमारे लिए डबल खुशियां लेके आई हैं, क्योंकि अभी हम मार्का हक की खुशियां मना के बैठे थे, तो फिर अब हमने ईद की खुशियां भी मनाई हैं। और थोड़ा सा मुश्किल मर्दों के लिए ये होता है कि उनको डिपेंड करना पड़ता है कसाई पे, और कसाई जनाब काट के चला जाता है और फिर कहता है कि आके मैं खाल उतारूंगा, और फिर वो गायब हो जाता है, फिर उसे ढूंढना भी पड़ता है। तो डेट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क जी। मगर हमारा बड़ा सेट पैटर्न होता है, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि मैं मोरक्को का ऑनरी कौंसल जनरल भी हूँ, तो पोलो ग्राउंड जिसको बाग जना भी शायद कहते हैं, वहाँ पे तमाम इस्लामिक ममालिक के कौंसल जनरल्स सुबह वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, और फिर हम अपने वालिदैन की कब्र पे जाते हैं, अख्तियार भाई और मैं, और फिर गवर्नर साहब चाय पे बुलाया हुआ होता है उन्होंने तमाम कौंसल जनरल्स को, और शाम में फिर अख्तियार साहब जो हैं उनके घर के ऊपर एक पूरे फैमिली का जी हमारा डिनर होता है, क्योंकि इज़ द एल्डेस्ट ऑफ द फैमिली।
तो बड़ा हेक्टिक दिन मतलब होता है, बट All फिर days are सेकंड डे hectic, हम हाँ। क्या करते हैं कि मैंने आपको जैसे आपने बताया कि मेक ए विश फाउंडेशन का मैं फाउंडर हूँ, जो डाइंग बच्चों की जो भी विश होती है उसको जी, पूरा करती है। और इस बार कुछ बच्चों की विशेज़ आई थी, उनको कुर्बानी के जानवर लेने थे, तो वो हमने वॉल्टियर्स ने ले जाके उनको दिलाए हैं। फिर वो आते हैं, उनके वालिदैन आते हैं, वो भी ईद मिलते हैं, ऑफिस से लोग आते हैं। तो सेकंड डे इज़ लिटिल बिट मोर बिजी दैन द फर्स्ट डे, बट यही खुशियाँ हैं जी। और आज ये हुआ कि जब कब्रिस्तान से आ रहा था तो थोड़ा अफसोस ये हुआ देख के कि लोगों ने सड़कों पे जानवरों की कुर्बानियाँ की हुई थी और आलाइशें जो थी वो सड़कों पे फ्री हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि ज़रा इसमें हमें एहतियात बरतनी चाहिए बिल्कुल और कुर्बानी ज़रूर करें, मगर अपने हिस्से की सफाई का भी ज़रा ख्याल रखें। बिल्कुल। अच्छा, सफाई जो है ना, सिर्फ मैं कहती हूँ ये सिर्फ हमें ये अगर हम डेली रूटीन में सफाई का ख्याल रखना शुरू कर देना, तो जब ये इतने अहम और बड़े इवेंट्स आते हैं ना, तो उसमें हमें ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं, खुद ब खुद रख सकते हैं। हाँ, हम कुर्बानी करके गोश्त उठा के ले जाते हैं और आलाइश वहाँ ज़रूरत छोड़ की देते चीज़ें वो हैं। रख लेते हैं अपने फ्रिज में और सबको बांट लेते हैं, और जो दूसरा सामान है वो हम बाहर फेंक देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा समर साहब, आप बताइएगा कि आपकी ईद कैसे मनाई जाती है आपके यहाँ पर, आपके घर में कैसे मनाई जाती है ईद? ऑब्वियसली पहले तो आप नमाज के लिए जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर कुर्बानी देते हैं। जैसे इश्ताक भाई ने कहा ना, जो कसाई होता है वो खाल कहता है मैं आके उतारूंगा, लेकिन उससे पहले वो आपकी खाल उतार चुका होता है। वो कहता है जानवर की खाल मैं आके उतारूंगा, लेकिन आपकी खाल मैंने उतार ली। तो वो अपना हमारी खाल उतार के वो जा चुका होता है, और इंतजार में बैठते हैं कि आएगा खाल उतारेगा। बिल्कुल, खुद ही सीख लेना चाहिए हमें कि क्या करना है, बजाय इसके कि हम कसाई को बुलाएं, हम खुद शुरू हो जाते हैं। तो वो एक हमारा कल्चर है, सिस्टम है, मज़हब हमारा से कहता है। और कुर्बानी का एक कॉन्सेप्ट है हमारे मज़हब में कि इंसान को जिस तरीके से हज़रत इब्राहीम को अगर आप देखें तो उन्होंने अपने सबसे अजीज़ तरीन बेटे को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। उससे पता चल वो मालूम होता है कि जी हमारे मज़हब में कुर्बानी की क्या वैल्यू और किस तरीके से हमें इसको देखना चाहिए। बाकी जो जैसे कहा मसला हम लोगों का ये है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी सफाई निस्फ़ ईमान है, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जी जो हमने कुर्बानी कर ली, खाल उतर गई, आलाइशें जो हैं ये हमने घर में नहीं रखनी, घर से बाहर निकाल के अपने घर की सड़क पर रख देनी। खून भी वहाँ बह रहा होता है, हम ये नहीं सोचते कि ये भी तो हमारा शहर है ना। और फिर हम फिर जब मसला आता है तो हम कहते हैं जी वो जो हमारा जो मेयर है उसकी मेरे ख्याल में गर्दन सबसे पतली है, हम कहते हैं उसको पकड़ लो कि ये उसने इलेक्शन साफ़ नहीं की। भाई पहले आप देखें कि आप क्या कर रहे हैं। आपने अपने घर में कुर्बानी दी है तो उसके बाद आप चीज़ों के इलेक्शनों के साथ क्या कर रहे हैं, वो हमारा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हमें दूसरों पे तो क्रिटिसाइज़ करना बड़ा अच्छा आता है, दूसरों की होगी हम कहेंगे यार देखो इन्होंने सड़क गंदी कर दी, महल्ला गंदा कर दिया, लेकिन जो खुद कर रहे होते हैं वो जैसे आपने कहा ना हमें नहीं एहसास होता कि हम खुद क्या कर रहे हैं, वो चल रहा होता है। तो बेसिकली ये फिर ऑल्दो होता ये है कि ऑल्दो इस ईद पे ईदी नहीं, मैं समझता हूँ कि इस ईद पे ईदी नहीं होती, ये ईद कुर्बान है, ये ईदी वाली ईद नहीं है। लेकिन बेगम साहब को ईदी चाहिए होती है, उनको ईदी चाहिए। उसके बाद फिर बच्चे भी क्लेम करते हैं, फिर वो पोतियाँ हैं वो भी क्लेम करती हैं कि हमें भी चाहिए ईदी, तो वो हो जाता है। वो ये बात तो है। और लेकिन ऑल्दो मैं हमेशा कहता हूँ, सबको कहता हूँ, मैं घर पर भी कहता हूँ भाई इस ईद पे ईदी मत मांगो, इस ईद पे गोश्त खाओ। फिर वो सिस्टम भी वो आ जाता है ना कि अच्छा जी अच्छा खाना कौन बनाएगा आज के दिन। ये वैसे कौन बनाता है घर पे खाना जो है यूजुअली? जो कुक होता है घर में वही बना लेते हैं, बस सही बनाता है। बेगम साहिबा की जो जिम्मेदारी है उसमें उनकी उनके बोझ नहीं डाला हुआ। उनकी जिम्मेदारी पर ये नहीं आता, खाना पकाना ही नहीं आता। और वो अंडा फ्राई करने बड़ी उनकी मेहरबानी है, चाय बनाने बड़ी मेरे मेहरबानी। हस्बैंड मुझसे बोलते ना रोटी बना लो, तो मैं कहती हूँ हाँ रोटी तो आती नहीं बनानी, आती भी हो तो नहीं आती भी नहीं बनानी। मैं कहता हूँ अंडा फ्राई करने और चाय बनाने बड़ी उनकी मेहरबानी। अच्छा, बस मेरी रोटी बनाने में बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा एक मैं बताऊँ, एक बड़ी अच्छी चीज़ ये भी है कि हम कसाई की बात करते हैं, बड़ी मुश्किल से कसाई मिल रहे होते हैं। एक साहब हैं जो मतलब जिनको मैं जानती हूँ, तो वो हर साल जो है ना वो तो कसाई हैं प्रॉपर, और मुझसे कहा कि बहन मेरा नंबर आगे फॉरवर्ड कर दे। मैंने कहा ऐसे फॉरवर्ड करें कि अच्छा सा फ्लायर बनाएं और प्रॉपर उसके ऊपर आप रिटन वर्क करें, तो फिर मैं ये फ्लायर में आगे भेज दूँगी।
और सीरियसली उनको इतना फायदा हुआ कि अब तीसरा साल है, मुझे वही वाला फ्लायर हर साल भेज देते हैं। आपने उसको फ्री आता होगा मतलब। आपने तो उसको मार्केटिंग करनी सिखा दी है ना, मार्केटिंग करनी। मैं बहुत लोगों को मार्केटिंग सिखा रही होती हूँ। अच्छा जी, चलिए जी, अब खाने पीने की बात हो, अभी हो ही रही है खाने पीने की बात, तो सहरिश ये बताएं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक गोश्त को सिक्योर करना, और एक गोश्त के ऊपर मसाला ऐसा कौन सा लगाया जाए जिसे आप कम से कम रख लें, तो कोई दावत हो तो फटाफट उसे कुक कर सकें। जैसे सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि जब कुर्बानी होती है तो हमारे घर के मर्द हजरात जो हैं वो कुर्बानी करके तो इजी हो जाते हैं। उसके बाद जिम्मेदारी होती है हमारी औरतों की, ख़वातीन की, कि गोश्त को सेट करके भी रखना है, सेव करके भी रखना है, फिर उसमें मसाला लगा के भी रखना है, फिर अगर कोफ्ते का गोश्त है तो उसका कीमत बना के भी रखना है। तो सबसे पहले तो हम गोश्त को पपीता और थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नमक नहीं ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करके फिर आप उसको क्लीन फिल्म में रैप करके रख लीजिए या किसी बॉक्स में रख लीजिए। उसके बाद मैं अपने घर में जो करती हूँ, जब हमारे घर में कुर्बानी होती है तो घर के मर्द जो हमारे भाई वगैरह हैं वो तो ईजी हो जाते हैं कि अब हमने कुर्बानी कर ली, अब हमारा काम ख़त्म। हाँ। और उसके बाद जिम्मेदारी आ जाती है सारी हम पे। फिर उसके बाद हम उसका कीमा अलग से बनवाते हैं, फिर और जो गोश्त आता है फिर उसकी सफाई, सबसे बड़ी बात है सफाई। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी, जब आप मुझसे पूछ रही हैं, छोटी सी एक टिप्स देती हूँ कि अक्सर हम कहते हैं कि पाए जब हम साफ़ करते हैं तो वो मुश्किल से साफ़ होते हैं और उसके अंदर बाल रह जाते हैं, वो किस तरह से साफ़ करें। तो सबसे पहले हम एक पतीली में पानी भरें, उसके अंदर हम पाए डाल दें और उसके अंदर जब एक उबाल आ जाए तो हाँ। वो निकाल लें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और ये फिर देखिए आराम से उसके बाल साफ हो हाँ, जाते ये चीज़ें, हाँ, ये तरकीब अच्छी बता दी इन्होंने। बल्कि कई लोग ऐसा मुझे कहते हैं कि भाई हमें ना गोश्त से बड़ी स्मेल आ रही है, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि या फिर आप आटे से उसको धो लें या फिर आप उसे बेसन से धो लें कभी भी, क्योंकि कुर्बानी के गोश्त में यूजुअली स्मेल होती है। और एक मेरी अम्मी ने तरकीब बताई थी जो हमेशा मैं कहती हूँ कि करनी चाहिए कि आपने पहले गोश्त को हल्का सा उबाला, उसका पानी फेंका, फिर आप दोबारा से उसे कुक करें तो स्मेल नहीं आएगी। जी हाँ, जी जी जी। और दूसरा ये कहते हैं कि गोश्त को अगर आप थोड़ी देर रख लें और उसके बाद करें तो एग्जैक्टली, फौरन से ना दूसरी चीज़ पकाएं। मैं तो ये समझता हूँ कि जो कुर्बानी है, जो गोश्त है, उसका मकसद ही कुर्बानी है। बिल्कुल। जब आपने कुर्बानी दे दी तो उसके बाद बजाय हम थोड़ा सा अपना चने हिस्सा रख लें, लेकिन बाकी जो ज़रूरतमंद हैं जिनको पूरे महीने या साल में नहीं खा गोश्त सकते हैं, नहीं मिलता, हाँ। ये उनके लिए है, ये उनको। मैं एक और चीज़ बताऊँ सर, आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि कई ऐसे हमारे जाने वाले जिसमें ख़वातीन में या हजरात में मैल न्यूट्रिशन है कम से कम, तो उसमें सबसे प्रॉब्लम ये आता है कि जब उनसे पूछते हैं जो खून की कमी क्यों है, आयरन की कमी क्यों है, तो कहते हैं हम गोश्त नहीं खाते। गोश्त नहीं खाते, बहुत ज़रूरी है। वो स्टंटिंग जो होती है, महंगा होता है ना, जो बच्चों को जो स्टंटिंग होती है उसमें एक रीज़न ये होता है कि आपको आयरन की और विटामिन बी की सप्लाई सही नहीं मिलती। तो बीफ जो कहते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बीफ एटलीस्ट वंस अ वीक खाएं। जी सही, आप बताएं फिर ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं? ईद, मुझे ऐसा लगता है बचपन में तो हम हमेशा ये सोचते बकरा आया है हमारे घर में, उनके घर में गाय आई है, तो ये वाली चीज़ होती थी कि कंपटीशन में हम होते थे। अब जैसे, और अब्बू हमारे घर में खुद ही कुर्बानी करते थे, बकरा है तो वो खुद ही लगे हुए हैं, खाल भी उतारे। हमारे घर में वेट नहीं होता था कि कसाई का इंतजार हो रहा है, वो पैसे बचा लिया, वो अब्बू सारे काम। अब और हमने ये अपनी आंखों से देखा हुआ था। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अब जब बड़े हुए हैं तो अब बुक्स पढ़ी, अम्मी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बताती थी कि उन्होंने कुर्बानी की इस तरह। अब जब कुछ समझा, पढ़ा, तो पता चला कि ये कितनी बड़ी कुर्बानी के मकसद ये है, और हम किसी और चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि हमारा जानवर तो इतना बड़ा आएगा और ये करना है, गोश्त का, रान का ये करना है। हाँ, और प्लान ये हो रहा है कि इस रान का तो मैं ये करूँगी, उसका ये रान, ये गोश्त सारा बटेगा। मकसद ये है, तो उस मकसद पे ज़्यादा मैं फोकस करती हूँ। मेरा प्लानिंग नहीं होती कि मैं अपने डीप फ्रीज़र खाली कर लूँ, भर लूँ। हाँ, अगर मेरे पास इतना, मैंने 4 जानवर की हैं, उसमें जो मेरा हिस्सा बनता है रखने का उतना मैं रखती हूँ, क्योंकि उतना रखना भी चाहिए। 1/3 आपका तो उतना रखा, बाकी बांटा रिश्तेदारों में, दोस्तों में, जहाँ जहाँ जाना है वो और सबसे पहले वो रिश्तेदार आप देखें जो वाकई जो मांगते नहीं है। हाँ, अच्छा, एक तो वो जो बोलते हैं कि हमें गोश्त ज़रूर देना, हमें रान का ज़रूर पीस देना, जो मांगने वाले खुद से नहीं, मुझे खुद पता होना चाहिए कि कौन से वालों को मुझे भेजना है, जो डिजर्विंग एक्चुअली है, पता चल जाता है, और आपको पता चल जाता है कि वो है। लोग ये भी डर रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं कि कसाई आएगा कि नहीं आएगा, और पहले से जानवर नहीं रखे हुए हैं। नहीं, ये तो फीलिंग है कि उन्होंने उसको हम फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। और कुर्बानी का जज्बा जो है ना, ये हमें ये
یہ اسی عید سے ہمیں یہ لیسن بھی ملتا ہے کہ اپنی پیاری جان کے آپ کی کوئی چیز کی اپنی آپ نے قربانی دینی. اکثر ایسے کپڑے بھی رکھے ہوتے ہیں, نئے کپڑے بھی ہوتے ہیں, آپ نا ان کو کبھی آپ دیتے نہیں. وہ جو اپنی سب سے آپ کو جو چیز پسند ہو نا, اس کو کبھی آپ دیکھ کر دیکھیں, اس کے بعد آپ کے اندر سے سیٹسفیکشن جو ہوگی نا کہیں نہیں ملے گی. محمود صاحب کی طرف آتے ہیں. اور سر آپ ویسے بھی ویلفیئر کے لیے بھی کام کر رہے ہیں ساتھ میں, تو تھوڑا بتائیے گا, ایک تو عید کی سیلیبریشن اور ساتھ میں یہ جو آپ جو ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے. دیکھیں عید کی سیلیبریشن آپ نے جتنی بھی شخصیات ماشاءاللہ بڑے بڑے نام ہم سب یہاں آپ نے دعوت دیا سب کو یہاں پہ, تو سب بڑے مصروف لوگ ہیں سب, اور اپنی اپنی اسپیئر میں رہتے ہوئے ایک امپیکٹ دے رہے ہیں. سب کی زندگیاں جو ہیں بہت, مشتاق بھائی کا ذکر کریں تو یہ ماشاءاللہ بزنس پالیٹکس پہ بھی ہے, فلینتھراپی بھی کر رہے ہیں, اپنا بزنس بھی چلا رہے ہیں, ایک میڈیا فگر بھی ہیں آپ, اور کون سے جرنل بھی ہیں. اسی طرح یہ سرمد صاحب کا ماشاءاللہ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں. تو میرا بھی یہی ہے کہ بہت ہی مصروف زندگی گزرتی ہے, کافی انگیجمنٹس ہیں پروفیشنل سوشل, اور جب عید کا دن آتا ہے نا تو یہ ہمارے لیے ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزاریں. اس دفعہ تو ایک دن کم ہو گیا ہے, 2 دن کی چھٹی ہے صرف, تو بڑا اچھا لگتا ہے. اور نارمل وہی روٹین ہے, صبح نماز پڑھی, پھر قربانی 2-3 سالوں سے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے کسائی کو پکڑنے کے لیے, اور تو یہ سلسلہ چلتا ہے. باقی جو ہمارا ٹیم کراچی کی ہے NGO, اس پہ قربانی کا بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے ہمارا ہر سال, اس دفعہ بھی ہو رہا ہے اس وقت, اور تو اس کی بھی پراپر ہمارے پاس ایک ٹیم ہے جو صبح سے آ جاتی ہے, اور 3 دن جانور ذبح ہوتے ہیں, اور پھر ان کی ڈسٹریبیوشن کا ایک پورا ایک نظام ہے جو چلتا ہے. تو تھوڑا بہت وقت جو میں شاید عام دنوں میں نہیں دے پاتا, پھر ہم ان عید کے دنوں میں اس کام کے لیے بھی نکالتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جیسے سرمد صاحب نے فرمایا, اور آپ نے بھی جیسے ابھی ذکر کیا, کہ جو قربانی کا جو اصل جذبہ ہے نا اس کو تازہ رکھنا چاہیے. اور دین میں بھی ہمارے آپ دیکھیں کہ وہ علامہ کا جو شعر ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے ابراہیم. تو آپ دیکھیں کہ یہ دین یہاں تک پہنچا تو قربانیوں سے پہنچا, ندیم ہستیوں قربانیوں سے پہنچا. آج یہ ملک جو ہماری بقا ہے اللہ کے کرم سے قربانی کی وجہ سے, آج بھی ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں اس ملک کے لیے نا, تو بڑے مقاصد قربانی مانگتے ہیں. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے, اور جہاں موقع ملتا ہے ہم اس چیز کا اظہار بھی کرتے ہیں, کہ یہ صرف جو ہے عید الاضحیٰ صرف جانور لانا اور گوشت کھانا اور سیلیبریشن کا نام نہیں ہے. دین کی ہر عبادت کا, ہر تہوار کی ایک اس کے پیچھے فلسفہ ہے, تو اس فلسفے کو نہ بھولیں. صحیح ہے. اور تو قربانی کا جو فلسفہ یہی ہے کہ جیسے ابھی ہم نے اپنی قیمتی ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا, صحیح ہے, تیار ہے نا اس کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فلسفہ تازہ ہو جاتا ہے بقرعید کے موقع پہ, تو سمجھ لیں کہ آپ بالکل وہی کر رہے ہیں جو یعنی کہ جو شریعت کا تقاضا ہے آپ سے. اور باقی یہ کہ سیلیبریشن اچھی بات ہے, خوشیاں ہیں, ساری چیزیں ہیں, ہونا چاہیے, ملنا جلنا چاہیے, لیکن اس فلسفے کو نہیں بھولنا چاہیے. جی یہ مہینہ تو ہمارے لیے بڑا مبارک مہینہ, مارکہ حق, اور ساتھ ہی ابھی آپ دیکھیں نا 28 میں یوم تکبیر. میں کہتی ہوں کہ ایک تو اپنے پاک فوج کو سلام, کہ جن کی وجہ سے ہم سر اٹھا کر چل سکتے ہیں, اور دنیا بھر میں ہماری طاقت جو ہے وہ ہمیں سر اٹھا کر چلنے کے ساتھ ساتھ ہماری طاقت کا اندازہ جو ہے نا وہ دنیا اس وقت لگا رہی ہے. جی مارکہ حق نے تو سب کو دکھا دیا, جی دکھا دیا, مارکہ حق نے بھی دکھا دیا. اور پھر اپنا جو اس وقت پاکستان کا جو ایک ڈپلومیٹک چل رہا ہے کردار, جس طریقے سے ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمت کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ مطلب ان سب چیزوں سے تو اب ہم باہر جاتے ہیں تو سر اٹھا کے چل سکتے ہیں. بالکل. پہلے ہمارا پرابلم یہ تھا کہ ہم میں ایک تھوڑا سا سیلف کانفیڈنس ہم نے لیک ہم کر رہے تھے, تو وہ سیلف کانفیڈنس دوبارہ ہمارے اندر آیا ہے. بالکل. جی جی کیا کہیں گے آپ بھی؟ بالکل جی, اس بار یہ ہوا کہ میں 2 دن پہلے ہی موروکو سے آیا ہوں, اور میں وہاں پہ سب دیکھ رہا تھا جو پاکستان میں جس طرح مارکہ حق کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں, اور جتنی یہاں پہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں وہاں پہ بھارت میں وہی غم کی جو تھی وہاں پہ فضا تھی. اچھا خوشی ایک مجھے یہ بھی ہوئی کہ بسائڈس پاکستان پوری دنیا میں جناب جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں وہاں پہ مارکہ منایا گیا. اور مجھے تھوڑا سا ایک طرف یہ فیل ہو رہا تھا کہ آئی وش کہ میں پاکستان میں ہوتا, مگر پھر وہ ایمبیسڈر صاحب کی کال آئی کہ اشتیاق صاحب مارکہ حق کی تقریب جو ہے وہ ایمبیسی میں ہے. حالانکہ موروکو میں ایک چھوٹی کمیونٹی ہے پاکستان کی, مگر جناب وہ آئے
تو عام طور پہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جن کی فیملیز موروکن ہیں. تو وہاں تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ جو جوش مجھے وہاں پہ نظر آیا وہ جناب یہاں پہ نظر نہیں آیا. اور جیسے ابھی سرمد صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے جو اضافہ ہوا ہے، جب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مارکہ حق کے بعد جب میں لینڈ ہوا تھا، اس نے ہمارا پاسپورٹ دیکھا تو مجھے بولتا ہے پاکستانی زار. پاکستانی مضبوط، And, پاورفل، ہاں یس. تو پوری دنیا میں ہماری جو ماشاءاللہ ہمیں ایک عزت ملی ہے، مرتبہ ملا ہے، اور لوگوں نے ریلائز کیا ہے کہ پاکستان. اور یہ دیکھیے جی، مودی جو ہے وہ ہمیں آئسولیٹ کرنا چاہتا تھا، آج انڈیا جو ہے وہ آئسولیشن کا جو ہے وہ اس کے اندر شکار ہو گیا. تو بہت ایک اللہ نے ہمیں ایک خوشی دی ہے مطلب، اور اس کے لیے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو ہم سلام کرتے ہیں، فوج کو سلام کرتے ہیں، اور تمام افواج جو ہیں ہماری بحری فضائی کے ان لوگوں نے جس طرح کیا ہے اور ایک لیسن جو دیا ہے دشمن کو اور بھارت کو، میرے خیال سے ہمارا ہمیشہ یہ جو ہے یاد رہے گا. بالکل بالکل. ایک جس طرح 28 مئی کی بھی جب بات کی جاتی ہے تو ہم ایٹمی طاقت بنے، یہ ہمارے لیے اتنی فخر کی بات، کیونکہ کوئی بھی ہمیں نا بری نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا. اور آج آپ پوری دیکھیں دنیا کے جو ممالک ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. دیکھیے پاکستان نے ایک ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کیا ہے سعودیہ کے ساتھ، اور اب اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ دوسرے ملک بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بسائڈس پاکستان از دا اونلی ان مسلم کنٹریز دا اونلی نیوکلیئر پاور. اور پہلی بار گلف کنٹریز کو یہ احساس ہوا ہے کہ اگر انہیں کوئی پروٹیکٹ کر سکتا ہے تو وہ امریکہ یا کوئی اور کنٹری نہیں کر سکتا. دے آر لوکنگ ٹورڈس پاکستان. جی بالکل بالکل. اچھا سمجھ صاحب، بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے. ایک طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ بارڈر کی وار، دوسری طرف ہم دیکھ رہے تھے انڈیا کے ساتھ میڈیا وار. سر یہ بڑا کردار ہے ویسے. یہ اصل میں آج کل کی جو جنگ ہے، ایک تو کنیٹک جنگ ہوتی ہے جو ڈیفنس اور ملٹری کی جنگ ہوتی ہے، دوسری نیریٹو کی جنگ ہوتی ہے. نیریٹو کی جنگ میں جو ہے آپ کو نظر آیا کہ پاکستان نے جس طریقے سے سکسیزفلی جہاں ملٹری کنیٹک جنگ جیتی، وہاں پاکستان نے سکسیزفلی نیریٹو کی جنگ جیتی. یہ پہلی دفعہ تھا کہ جو ہندوستان کا جو وہ منجن تھا نا وہ بکا نہیں، ورنہ ہمیشہ وہ کہتے تھے جی پاکستانیوں نے آ کے ہمیں ٹیررسٹ اٹیک کر دیا اور پوری دنیا ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتی تھی. پہلی دفعہ ہوا کہ دنیا نے کہا نہیں، ہولڈ آن، یہ کچھ اور ہے، یہ غلط بات ہو رہی ہے. فالس فلیگ آپریشن ہے. اس سے ایک دنیا میں ایک تاثر بالکل جو ہندوستان کے حوالے سے وہ چینج ہوا. اور پھر جو ہندوستان کے جو میڈیا نے جس طریقے سے جنگوسٹک اپروچ اختیار کی، ان کے مطابق تو لاہور کا جو پورٹ تھا وہ فتح ہو چکا تھا، تباہ ہو چکا تھا. لاہور میں کوئی پوچھے کہ عقل مندو کون سا پورٹ ہے، تو وہ مطلب ان کے حساب سے تو وہاں تو شپس آ گئی تھیں اور پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. پتہ نہیں اتنی جھوٹی مطلب ایسی ڈرامائی قسم کی ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ سمجھ نہیں آتا، اتنی جھوٹی خبریں. اور ابھی تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے اسکرینیں تھوڑی اتنا چیخم چنگاڑی، بس بہت برا. ان کو تو بات کرنی نہیں آتی. ان کو تو میرے خیال میں اگر ہم وہ تو میڈیا نہیں ہے، وہ تو ایک سرکس ہے. آئی تھنک وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ گوسوامی صاحب ہوں یا میجر گورو ہوں، وہ تو بیسکلی جوکرز ہیں، دے آر سیٹ آف کلاؤنز، اور وہ وہاں پر سرکس چل رہی ہوتی ہے. بالکل سرکس دیکھا تھا وہاں پہ. تو میڈیا آپ نے دیکھ لیا تو پاکستان کا میڈیا تھا جس نے بہت ہی بیلنس طریقے سے، بہت ہی میچور طریقے سے رسپانس کی. کوئی جنگوزم نہیں تھا، کوئی جنگوزم نہیں تھا. اچھا، اور پھر جب ہم نیریٹو کی بات کرتے ہیں، نیریٹو کی بات میں جو ایک ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ اپنا باہر پاکستان سے باہر جا کے نیریٹو کیا کہتے ہیں. اس میں جو پاکستان کا وفد گیا جس کی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی، اور جس میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے اور MKM کے نمائندے تھے، انہوں نے جا کے ایک ملٹا پارٹی ڈیلیگیشن تھا، اس نے جا کے جس طریقے سے پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو دنیا کے سامنے رکھا. اور وہ جو وہاں سے آئے تھے ششی تھرور صاحب جو انگریزی کے اپنے آپ کو بہت بڑا ماہر سمجھتے تھے، ان کی دھجیاں اڑا دیں. تو وہ بالکل ان کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں کس طریقے سے رسپانس کروں. انہی ممالک میں جا رہے تھے جہاں ہم جا رہے تھے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ رسپانس کیسے کریں. وہ بھی ایک بہت بڑا وہ تھا. تو ہم نے ہر طریقے سے ہم نے وہاں پہ ہندوستان کو شکست دی. اور سب سے پہلی، جیسے میں نے پہلے کہا، ہندوستان میں ایک ایروگنس آ گئی تھی، اور ہمارا پرابلم یہ تھا کہ ہم نے ایک جو ہمارے اندر جو سیلف کانفیڈنس تھا نا وہ ختم ہو گیا تھا. اس مارکہ حق نے ہمیں اپنے اوپر فخر کرنا سکھایا ہے. ہمیں ایک جو ہمارے سیلف کانفیڈنس دوبارہ ہم میں اجاگر ہوا ہے، اور ہندوستان کی ایروگنس جو تھی وہ
हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई खत्म हो गई, है। और बिल्कुल जो वो सही दुनिया में कहते थे कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर छोड़ दें। अब पाकिस्तान जो है खत्ते का नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र है, प्रोवाइडर छोड़ दें, वी आर द स्टेबलाइज़र। हमने हम जो भी हालात हैं उसको स्टेबलाइज करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त भी आपके सामने ईरान अमेरिका की जंग में हम पाकिस्तान स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, बिल्कुल। कोई और मुल्क स्टेबिलिटी नहीं लेके नहीं आता। लेके आ रहा, हिंदुस्तान को किसी ने पूछा भी नहीं इसके अंदर। हाँ बिल्कुल जी। जी महमूद साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की जो तख्लीक है, ये कायद आज़म की क़यादत में जिन हस्तियों ने अपना वक्त लगाया, जद्दोजहद करी, बड़ी अजीम नीयतें थी उनकी। फिर हम ये भी याद रखना चाहिए हमें कि जब ये मुल्क बना तो उस वक्त 1 मिलियन लोगों ने, उस वक्त के रिकॉर्ड जो ये कह रहे हैं कि लोगों ने कुर्बानियाँ दी। अभी हमने देखा गज़ा में क्या हुआ, कितना बड़ा मैसेकर हुआ। तो सोचिए कि आप वो 10 लाख लोग और ये मुल्क बन रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन नियतों के सदक़े, उन शहीदों के लहू के सदक़े और जिस हस्ती के दीन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे बना ये मुल्क, आप सल्लम के दीन के लिए, और कि उसकी बका होगी, वो निज़ाम कायम होगा, तो उसके सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें ऐसी बरकतें दी हैं, हमारे ऐसे ऐसे लोग पैदा किए हैं इस मुल्क में जो कि दुनिया हैरान है। और इसमें ज़ाहिर सफ़ अव्वल में हमारी पाक फ़ौज है। आप देखिए कि जो अभी शार्क भाई ने फरमाया, सरमद साहब ने बताया, दुनिया हैरान है। यानी कि आप एरियल वॉरफेयर तो रीडिफाइन हुई है, रीसेट हुई है कि इस तरीके से भी जंग हो सकती है। अब दुनिया उस पर स्टडी कर रही है। और यही मैं आपको अर्ज़ करूँ, जो यौम तकबीर है, आप देखें कितनी रियासतें ऐसी हैं कि जो कोशिश करने लगी न्यूक्लियर जाने की, नहीं बना सकी। उनके पास रिसोर्सेज थे, उनके पास बेपनाह तेल था, क्या क्या था। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह का क्या करम था कि आपने वो ना सिर्फ वो बम बनाया और दुनिया की मुज़ाहमत की, और इसमें तमाम, मैं समझता हूँ कि हमारे जो हुक्मरान आए, हमारे वो साइंसदान, ख़ास तौर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, यानी कि वो बकाए पाकिस्तान के लिए उनकी बहुत बड़ी किरदार था, उनका बहुत बड़ा किरदार था, अल्लाह की रहमत करे। वो तमाम साइंसदान, पाकिस्तानी अवाम, जिन्होंने ऐसा इशू था कि पूरी कौम एक थी इसके ऊपर, अपने उन्होंने जो है वो जो भी ज़ाहिर एक रियासत में अवाम का बड़ा किरदार होता है, अवाम का भी बड़ा किरदार Exactly. होता है, क्योंकि तो जितनी कुर्बानियां आप देखें ना कि अवाम ने भी तो साथ साथ दी, बिल्कुल यही कितने है। सेंचुरीज लगे, कितने Exactly. हमने कितनी टाइम तक वो जो है जो आपने जो इन्वेस्टमेंट आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में की, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट थी ना, तो वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अगर न्यूक्लियर में ना करते तो शायद तो कुर्बानी अवाम ने दी, कुर्बानी अवाम ने दी। और देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि 10 जनवरी 1972 को मुल्तान की जो फेमस कॉन्फ्रेंस, साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस जो कही जाती है, जो भुट्टो साहब ने बुलवाई थी, उसके अंदर फैसला होता है कि जी हम वी विल मेक अ बॉम्ब जी। और वो लोग हाँ। और जब पीपल लाइक इन्होंने बात डॉक्टर कदीर की बात की। डॉक्टर कदीर आई थिंक इज़ वो डॉक्टर मुनीर अहमद खान, आई थिंक द अनसंग हीरो ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर journey, who was the chairman of Pakistan Atomic Energy Commission from 1973, I think 72 till 84, जिन्होंने बुनियाद रखी इसकी। आई थिंक ये पूरे एक चेन है, जिससे जो है आप देखें कि जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ से हम लोग जिसे लेकर चले, तो ये पूरी एक चेन है। फ़हीमा, बड़ा अच्छा लगता है जब आप दिल से कोई काम कर रहे होते हैं, स्पेशली जब हम ईद की भी बात करते हैं, तो आप ये देखें ना, कुर्बानी ही की बात हो रही होती है। हमने कितनी कुर्बानी की बात की है अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए, अपने मुल्क का ख्याल रखने के लिए, अपने मुल्क को मजबूत बनाने के लिए। हर चीज़ में आप देखेंगे कुर्बानी होती है। इवन आप जब घर की बात करते हैं, तो हम अपने घर की जब बात करते हैं, उसमें भी ये होता है कि कितने कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, कितने आपको चीज़ों को देखना पड़ता है। तो मैं तो कहती हूँ कि ईद हमारे लिए बहुत बड़ा एक लेसन भी होता है। क्या कहेंगी? हाँ, मुझे लगता है बहुत बड़ा लेसन ही है, और यही लेसन हम ट्रांसफ़र करें अपने बच्चों में, बिकॉज हमें ट्रांसफ़र किया गया है हमारे को समझाती हैं सब बातें करके, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी अम्मी ने मुझे करके दिखाया है, वो चीज़ ट्रांसफ़र हुई है। इसी तरह से जैसे पाकिस्तान बना, और जो इतने अच्छे लोगों के हाथों से पाकिस्तान बना है, तो वो हमारे अंदर भी है ना, वो कुछ वो वाइब एनर्जी है। कहते हैं हर चीज़ एनर्जी कि हमने अपनी नानी से, हाँ। अपनी नानी, आपने जो अपने अम्मी अब्बू से हमने बहुत सी चीज़ें सुनी हैं, जो हमारे जो है जब पाकिस्तान आज़ाद हो तो उस टाइम की। तो ये हम मैं कहती हूँ हम लोग भी खुश नसीब है इस मामले के, हमने सब कुछ सुना है उस टाइम में, कितनी कुर्बानियाँ दी थी। और तो आज जो हम अच्छे काम करेंगे नाज़िया, जो भी हम काम करेंगे, वो एनर्जी हम रोटेट करके जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और वही बच्चों में, नस्लों में ट्रांसफ़र होगी। तो इसलिए अब कहते हैं कि जो जनरेशन आ रही है, जेनजी है, वो नहीं करेगी, मैं कहती हूँ नहीं करेगी, करेगी ज़रूर। एक्चुअली आपने ये बात अच्छी कही कि बताना पड़ता है। सरिश क्यों सही कहना कि बताना पड़ता है आगे हर चीज़। आपने
कराएंगे नहीं तो हमारे बच्चों को कैसे पता चलेगा कुर्बानी क्या कुर्बानी क्या है। मैं ये समझता हूँ कि मैं तो ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल उन मुसलमानों से पूछें जो हिंदुस्तान में रह गए और जो आज वो फेस कर रहे हैं। हमें तो जितना भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और कायद आज़म का शुक्र अदा करें जिनकी वजह से, जिनके विजन की वजह से पाकिस्तान आज़ाद हुआ और आज हम आज़ादी में सांस ले सकते हैं। पता नहीं, आज़ादी से तो रह रहे हैं। पता है सोचना भी होते है, मैं ये सोच भी रही होती हूँ कि अल्लाह ना करे अगर ऐसा होता तो कैसा होता। नाज़िया, इस वक्त जो मुसलमान जिस हालत में रह रहे हैं इंडिया में, आप उसको अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। मतलब और कायद आज़म कल भी मैं एक शो में बैठा था, यही जिक्र कर रहा था कि ही वाज वेरी सक्सेसफुल लॉयर, यानी कि सबसे माशाल्लाह फाइनेंशियली वो इतने थे और देन ही थॉट इट कि जी मैंने कुछ मुसलमानों के लिए करना है, क्योंकि मुसलमानों की जो हालत उन्होंने देखी और उनको ये भी अंदाज़ा था कि आने वाले वक्त के अंदर मुसीबतें और मुसलमानों पे बढ़ेंगी और फिर किस तरह ये कंसीव किया और फिर पाकिस्तान बना। तो उनका बहुत बड़ा एहसान है। डॉक्टर कदीर की अभी मेरे भाई ने बात की, डॉक्टर कदीर साहब जब भी कराची आते थे, कदीर खान साहब, तो मेरी उनसे बैठक उनके साथ होती थी और उन्हें मेरे घर का खाना बड़ा पसंद था, तो खाना वाना बन के उनके अच्छा खाने का उनको बड़ा शौक़ था। देखिए हमने किस तरीके से ये न्यूक्लियर पावर हासिल की है, एक अंदाज़ा करें कि आज ईरान पूरा तबाह हो गया है, पूरा तबाह हो गया है और इतना प्रेशर है और उसको नहीं बनने दे रहा है। और हमने डिस्पाइट तमाम प्रेशर जो दुनिया का था किस तरह ये न्यूक्लियर हासिल की है। और डॉक्टर साहब अक्सर मुझे एक किस्से सुनाया करते थे कि इज़राइल का जो तैयारे जो थे वो मंडला रहे थे कि किस तरीके से हमारे कोहटा को जो है वो हम निशाना बना दें। और जब हम ये एटम बम को एक्सप्लोजन करने जा रहे थे तो उस वक्त इंडिया ने और इज़राइल ने मिलकर ये कोशिश फिर दोबारा की थी किसी तरह पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं बने। तो ये मैं आपको बता, और किस अमाउंट के अंदर कोई बिलीव नहीं कर सकता, इस माइंड बॉगलिंग के पीनट्स जो प्राइस था उसके अंदर हमने एटम बम जो है वो बना दिया। और आज मुसलमान पाकिस्तानियों का कमाल है। और नाज़िया मैं आपको बतलाऊं कि आज हमें यह एहसास होता है कि इज़राइल इस वक्त तमाम मुसलमान कंट्रीज़ को हड़प करने के उसमें है, मगर ग्रेटर इज़राइल का है, मगर पाकिस्तान की तरफ उसकी हिम्मत नहीं है कि वो देख ले। और आज सऊदीया ने भी जो पाकिस्तान से जो पैक किया है या ये जो किया है, उसकी मेन वजह यह है कि हमने उनको एक एटॉमिक छतरी जो है वो प्रोवाइड की है। तो इसके लिए हम जितना शुक्रिया अदा करें अपने लीडरान का और ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब को, कई बिलियन डॉलर ऑफ़र किए थे क्लिंटन ने कि आप न्यूक्लियर बम का एक्सप्लोजन नहीं करें, मगर उन्होंने कहा कि नहीं जी मुझे ये नहीं चाहिए और उन्होंने फिर वो किया और आज माशाल्लाह हम सुर्खों हैं पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में जी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक बात आपकी सुन के बड़ी अच्छी आपने चीज़ें फरमाई। मैं एक चीज़ ही सोच रहा था, देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम दिफाई शोबे में खुद कफ़ील भी हैं और एक खुद मुख्तार भी हैं हम, यानी अपने हमें किसी पूछना नहीं पड़ता कि दुश्मन का जवाब देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं समझता हूँ कि ये खुद इन्हिसारी जो दिफाई शोबे की है ना, अब इसको अगला टारगेट जो कि मैं समझता हूँ हमारी गवर्नमेंट की भी डायरेक्शन है कि वो मुआशी शोबे में होनी चाहिए। इस यौम तकबीर पर हमें सोचना चाहिए कि उसके एक न्यूक्लियर स्टेट होने के कोई तकाज़े हैं और सबसे बड़ा तकाज़ा ये है कि आपकी अपने मुआशी फैसले भी आप खुद करें अपने। वो उसी वक्त होगा कि जब हम अपनी मईशत को सही ट्रैक पे लेके आएंगे। हुकूमत जो भी कर रही है उसमें कोशिश जारी है। मैं समझता हूँ कि हर शख्स का इसमें रोल है। बिल्कुल बिल्कुल। और ईद की आज खुशियाँ मनाई जा रही हैं, तमाम नाज़रीन इस वक्त देख भी रहे हैं, तो हम ईद के हवाले से भी जो है लोगों को ज़रूर आगाही देनी चाहिए कि ईद वाले दिन आपने कैसे सेलिब्रेट करना है, किस तरह से। अक्सर हमने देखा है सैरिश के ना आपस में ना कहीं ख़ानदानों में भी लड़ाइयाँ हुई होती हैं। मैं कहती हूँ भाई ये एक मौका है, आप पहला कदम उठा लें, आप उनसे दोस्ती कर लें। अच्छा दोस्तों में भी होते, मैं कहती हूँ बुला लो, दावत में बुला लो, कुछ नहीं होता। हम लोगों में ना थोड़ी सी वो है, नहीं सामने वाला पहल करेगा, हम क्यों करें। हमें थोड़ा सा झुकना चाहिए चीज़। हाँ, अगर वो पहल नहीं कर रहा तो हमें खुद करनी चाहिए। छोटी सी हम दावत रख लें कि हमने भाई दावत रखी है, आ जाइए। ईगो की भी कुर्बानी करनी चाहिए ना। सिर्फ हमें कुर्बानी ईद पे नहीं करनी है, बहुत सी चीजें डेली रूटीन में हमें कुर्बानी करनी है। कभी अपने ईगो की कुर्बानी करनी है, कभी अपने बच्चों को सिखाना है कि बच्चों, क्योंकि हम जब हमारे अंदर खुद ईगो होगी तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और भी होती है, हाँ सबसे बड़ी अच्छा एक चीज़ और भी होती है, जिस तरह अगर मेरी किसी से बात नहीं है
اور کوئی میرے لیے پہل کر رہا ہے تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے میں کیوں بات کروں. نہیں, آپ کے ساتھ کسی نے پہل کر دی ہے بھائی, اپنا خیال رکھیں اس چیز میں بھی. اچھا اشتیاق صاحب یہ بتائیے گا کہ جب عید کی جب بات ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے جانور بھی آتے ہیں, آپ کبھی ہوتا ہے کہ ابھی بھی آپ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جانوروں کو ذرا جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں, یا بچپن میں کبھی آپ نے جو ایسا ہوا یا نہیں, آپ کی پرسنالٹی دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ آپ جانوروں کا کبھی خیال رکھ رہے ہوں گے؟ نہیں, اصل میں وہ آفس میں ہمارے کچھ لوگ ہیں جو اسپیشلائز ہیں, اینڈ ناٹ اونلی جسٹ اسپیشلائز کہ وہ جانور کو دیکھنے کے بلکہ بارگین کرنے کے بھی. تو ٹو بی ویری فرینک میں نہیں کر سکتا, اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ بارگین بھی کیا ہوتی ہے. کہ کل وہ میرے مینیجر نے بہت خوبصورت ایک جانور لایا اور میں نے اس کو اپریشیٹ کیا, بولتا ہے ایک صاحب جسٹ گیس کہ کتنا مانگ, پتہ لگا کوئی 9-10 لاکھ روپے تھے اور وہ اس کو 50% پہ اس نے وہ کیا ہے. تو یہ چیز ٹو بی ویری فرینک میں نہیں کر سکتا. ہاں ڈیفینیٹلی جی, وہ ہم خود کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اب آ جائیے ایک چیز میں آپ کو بتلاؤں کہ ایک اور اینگل بھی ہے یہ ہماری جو عید ہے اس کا, اور وہ اینگل ہے معیشت سے کیا تعلق ہے اس کا. لاکھوں لوگوں کی فیملیز جو ہیں وہ جو بریڈ کرتی ہیں یہ جانور یہ رورل ایریا کے اندر, ان کی پورے سال کی انکم ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ جانور کو فروخت کریں گے, پھر جا کے دوبارہ اس کو پھر وہ چھوٹے جانور لیتے ہیں, ان کو کرتے ہیں, انتظار کرتے ہیں. خوراک پہ بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی جی. اور جو اچھا ایک تو چلیں یہ ہے نا کہ آپ نے جس طرح کوئی جانور ایسا خریدا جس پہ واقعی پورا آپ کیلکولیٹ کریں نا, اگر آپ پورے سال کا دیکھیں تو جانور میں واقعی بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے دکھاوے والا, جو دکھاوے والا سین ہوتا ہے کہ اتنا مہنگا ہم نے جانور, اور بتا بھی رہے ہوتے ہیں پورے سوشل میڈیا میں 40 لاکھ کا لیا, اس کے ذمہ باتیں بتا رہے ہیں, ہم نے تو اتنے کا لے کر آئے. ہاں یہ تو جھوٹ ہو گیا, یہ دیکھو نا, یہ بھی کرتے دکھاوے میں, جھوٹ بھی بولتے. ایک اور دیکھیے جانور آ رہا ہے, ڈھول دھماکہ ہو رہا ہے اور پورے مطلب پورے سیلیبریشن کے ساتھ. ابھی اگلے دن میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی وہ کیٹ واک, جی یہ کیا ہو رہا ہے, جانور کی کیٹ واک, اور جانور بھی سوچتا ہوگا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اچھا کہیں پر بھی نہ چلے کچھ نہ کچھ تو ایسے انفارمیشن بھی دے ہی ہوتے ہیں کہ جانور کا خیال کیسے رکھا جائے, جانور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, جانور کو آپ اچھا گندگی نہیں کرنی چاہیے, جانور جہاں پہ رکھا جاتا ہے وہاں پر گندگی نہیں ہونی چاہیے. بہت سی ایسی چیزیں جن کا خیال ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہی چیز اگین ہم اپنے فیملی میں دکھا رہے ہیں, ہم اپنے گھر والوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر کا بھی کیسے خیال رکھنا ہے. تو بڑا امپورٹنٹ, آپ دیکھیں نا ایک ایک چیز ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے نا. اچھا چلیں تھوڑا سا کھانے پر بھی آتے ہیں, تو میں سب سے پہلے تو میں چلیں اشتیاق صاحب سے پوچھتی ہوں, کھانے میں بقرعید والے دن کیا پسند ہے کھانا؟ دیکھیے ٹو بی ویری فرینک میں بقرعید کے دن گوشت کو اوائڈ کرتا ہوں. اچھا ایک تو پتہ نہیں, اچھا اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے, میں نے کسی سے پوچھا تھا کہ ایک تھوڑی سی خاص قسم کی اسمیل ہوتی ہے گوشت کے اندر, اور وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمیں جو ادر ڈیز ہم جو گوشت خریدتے ہیں نا وہ تھوڑا سا پرانا ہوتا ہے, تو اس میں نہیں وہ اس کا نا وہ لٹکاتے بلڈ نہیں ہوتا. ہمارا یہ ہوتا ہے جب آپ کاٹتے ہیں تو اسٹل اس کے انسائڈ بلڈ ہے گوشت کے اندر, اور اسی کو جب ہم بناتے ہیں تو آئی فیل کہ کچھ ہے. تو میرا تھوڑا سا اوائڈ میں کرتا ہوں اس کو کہ عید کے اوپر تھوڑا سا دوسرے دن اور تیسرے دن جی ہاں. تو ہاں مگر اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چیز ڈسٹریبیوشن ضرور ہونی چاہیے. میں حیران ہو جاتا ہوں, ابھی کچھ دنوں پہلے اخبار میں یہ پڑھ رہا تھا کہ جناب عید کے موقع پہ ڈیپ فریزر وغیرہ کی سیل بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. بالکل, بلکہ ایک تو اسپیشل آفر لائے تھے کہ جی آن انسٹالمنٹ یو کین آلسو گیٹ اٹ. اچھا اب لوگ جناب کچھ ایسے ہیں کہ وہ پورا بکرا یا جو بھی ہوتا ہے لا کے اس میں ڈال دیا, جبکہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ 1/3 آپ اپنے پاس رکھیں اور باقی ڈسٹریبیوٹ کریں لوگوں کو, کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو پورے سال آپ یقین کریں افورڈ نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے اس کو ہمیں بھی اس کو لیس پریولیج لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے. کھانے میں کیا پسند ہے, پکاتی پہلے دن کیا ہو؟ کیونکہ پہلے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں خود ایک شیف ہوں, اچھا شیف بھی ہوں. ہاں یہ شیف بھی ہے, ہوسٹ بھی ہے, تو اس لیے ہماری بات نہ زیادہ کھانے سے شروع ہو جاتی زیادہ ہو رہی ہے. تو عید والے دن کیونکہ سب سے پہلے کلیجی بنتی ہے, جیسے قربانی ہوتی ہے, ہوتا ہے کہ بھائی کلیجی بن جائے, اور کلیجی بھی بن جائے جھٹپٹ سے بن جائے, کیونکہ ہمارے جو مرد ہیں وہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں, اور قربانی کے دوران ان کو کلیجی بھی چاہیے, تو وہ جلدی سے ہم کلیجی بناتے ہیں. پھر اس کے بعد گوشت وغیرہ بنتا ہے. خود کو کیا پسند ہے کھانے میں, جلدی سے بتاؤ. خود کو مجھے کڑھائی
कढ़ाई, यस, और भी बकरे की कढ़ाई मजेदार वाली। जी आप बताइएगा। जैसे उस्ताद भाई ने कहा, मैं भी पहले दिन, बल्कि मैं तो नहीं। पहले 2-3 दिन जो ईद के दिन होते हैं, avoid तीनों करते हैं। 2-3 दिन उसमें अवॉइड करता हूँ। मजेदार बिरयानी सामने रखी होगी तो क्या करेंगे? मैं जैसे चावल खाऊंगा वो छोड़ दूंगा। आलू भी होंगे उसमें, है ना? आलू खा लूंगा, तो मैं बेसिकली सब्जी और चिकन वगैरह पे गुजारा करता हूँ। अच्छा, तो ओके। वो अपना 2-3 दिन इस तरह गुजर जाते हैं, बाद में उसके बाद फिर खा लेते हैं, ठीक है। फिर आपके लिए तो स्पेशल रखना होता होगा, वो वो अपना खाने खाएंगे। जैसे कहा कढ़ाई, आई थिंक मटन कढ़ाई अगर हम कढ़ाई की बात Yes. करें, चिकन कढ़ाई में वो मज़ा नहीं है। नहीं, जो मटन कढ़ाई में मज़ा है वो Too good. मज़ा Yes. और किसी कढ़ाई में। नो डाउट अबाउट doubt इट। about जी भाई माँ, आप क्या पसंद है मुझे- मैं आपको? और खुद बनाती भी क्या, ये बताओ। खवातीन में मैं फूडी भी हूँ, मुझे बहुत पसंद है खाना खाना। हाँ, हाँ। और मुझे ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि इसमें से स्मेल आ रही है, ये कुर्बानी का गोश्त है। मैं कहती हूँ अच्छा पका हुआ होता है ना, उसकी मैरिनेशन अच्छी होती है। जैसे सिरका लगा के, मैंने पहले से इनसे पूछा कि तवा कलीजी मुझे बहुत पसंद है। तो तवा कलीजी से शुरू होता है, वो बिल्कुल ड्राई होती है, वो थोड़ी सी खा ली, थोड़ा खाती हूँ मैं। उसमें मुझे बारबेक्यू बहुत अच्छा लगता है कि बारबेक्यू में मुझे लगता है कि मैरिनेशन भी हुई होती है, मसाला लगा हुआ होता है, और फिर वो बोटी आपका नरम भी हो जाती है। नरम भी हो जाती है, बोटी हजम भी हो जाती है, क्योंकि इसमें पपीता और पतली चीज़ें। चीज़ें लगी हुई होती हैं। तो वो आई एंजॉय फूड, मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है। खुद क्या बनाती हो? खुद तो मैं कलीजी। सब कुछ मैं ही बनाती हूँ। अच्छा, और मेरे ही हाथ का सबको पसंद है। जैसे अब मैं जब काम पे जाती हूँ तो ट्रेन कर दिया मैंने अपने मेट को, तो बच्चे कहते हैं कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं पकाया, आप पकाए, तो मुझे ही पकाना पड़ता है। तो हर चीज़ बना लेती हूँ मैं। कुंडा और कलीजी बनाती हूँ 2 तरह की। एक मैं तवा कलीजी बनाती हूँ जो बिल्कुल ड्राई होती है, और ये थोड़ी मसाले वाली, क्योंकि फैसल हमेशा वो कहते थे मसाला उसमें ज़्यादा होना चाहिए, जैसे टमाटर, प्याज, दही का जो एक कोरमा टाइप की जो वो होती है ना, वो कलीजी वो साइड पे करके मसाला वो खाते हैं। और मुझे कलीजी पसंद है कि कलीजी का फ्लेवर मुझे चाहिए, उसमें कुछ मसाला नहीं हो, कि हल्का सा बस मसाला डाला और उसको तवे पे बना लिया। ये वाली मेरी फेवरेट। तो 2 तरह की कलीजियाँ बनती हैं। उसके बाद फिर मैरिनेशन हो जाती है कि इसका मटन बिरयानी बनानी है, या कोरमा, या शामी कबाब। तो वो तो एक लॉन्ग लिस्ट है खानों बड़ी की, लंबी लिस्ट भाई है। खवातीन से जब बात की जाए ना खाने की, तो खवातीन बेस्ट होती हैं, क्योंकि वो बताती हैं आपको ये भी खाने में, वो भी बना लेंगे, ये भी करेंगे, ये भी टेक्निक, वो भी जो टेक्निक। जो पकाती दुनिया है। के जो बेस्ट शेफ्स हैं वो मेल होते हैं, ये आपको ये याद रखना चाहिए। अच्छा, ये भी बताओ, पूरी इसकी भी दुनिया में जो नंबर 1, नंबर 2, 10 तक जो है वो मेल हैं, ये नॉट फीमेल। गॉर्डन रैमसे उससे बड़ा कौन है शेफ इस वक्त बिल्कुल। दुनिया मैं में? आपको बताऊं, इसके मैं इसलिए बता सकती हूँ कि मैं खुद भी सर्टिफाइड शेफ़ हूँ। तो इसमें जो एक चीज़ आती है ना, वो ये आती है कि जब मैं खाना पकाने की बात आती है ना, तो मैं 3 किलो से बल्कि 3 किलो भी मुझसे जो है ना बड़ी मुश्किल से बनता है, क्योंकि उसमें बड़ी ताकत लगती है। मैं कहती हूँ इसलिए मर्द हजरात जो है ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में खाना जो है ना वो बना सकते हैं। एक्सीलेंट बना सकते हैं। हम खवातीन इतनी, हमें इसलिए कोल्ड में हमेशा भेज देते हैं। मैं वीडियोस देखती हूँ जो बड़ी क्वांटिटी में जो मर्द बना रहे होते हैं। अच्छा, अब तो सोशल मीडिया के थ्रू हर चीज़ देख सकते हैं कि कैसे कोरमे बन रहे हैं। मैं कहती हूँ ये तो हमारा हाथ ही नहीं चलेगा जो ये जिस तरह से ये लोग बना रहे हैं। बिल्कुल पहले वो देखें ना, अभी अजरबैजान और उज़्बेकिस्तान वगैरह में जो वो बिरयानी बनाते हैं, या जिसको नहीं, पुलाव, बड़े जिसको बड़ों पुलाव के कहते हैं, साथ तो पुलाव की जगह पुलाव, वो तो ह्यूज होता है। हाँ। हमारी देग भी उसके आगे कोई कुछ भी नहीं है। बिनी देग लगती मैं तो वही कह रही हूँ ना, इसीलिए जी मैं मुझसे आप बताएं खाने में क्या पसंद, फिर अच्छा, हम जरा एक्चुअली सबसे हमारे यहाँ तो मैसेज वही वो लेंगे। हर घर की तरह कलेजी बनती है फर्स्ट जो लंच होता है पहले दिन का। लेकिन ये कि मैं बहुत शौक से नहीं खाता, तो वो कुछ ना कुछ मेरी अलग आप से क्या बनाया शौक जाता से है। खाते हैं ये बताएं? हाँ, कढ़ाई बिरयानी तो भाई ऑलवेज कढ़ाई के जो है ना वो पॉइंट ज्यादा होते ज़्यादा हैं। है। अच्छा, लेकिन ये कि मैं बिरयानी को ज़्यादा पसंद करता हूँ। दूसरे ये तो तीसरे बिरयानी दिन को भी कुछ नंबर दें। तीसरे दिन मेरी वही कराची वाली बिरयानी। हाँ, कराची वाली जी। तीसरे दिन जो है ना फिर ख्वाहिश ये होती है कि हम वो अपना देसी दाल चावल खाएं। वो बड़ा फिर एक वापस ये दाल चावल में। break- अच्छा, एक और चीज़ मैं हमेशा जो मैं ज़रा सा न्यूट्रिशन की भी बात करूँगी कि अक्सर लोग जो है ना, जिस तरह हमारे जो देख रहे हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, आप अभी तो कुर्बानी का जो है ये टाइम है, आपको पता है आपके घर भी गोश्त आएगा, लेकिन आपने क्या करना है कि कभी भी आप ऐसा करें, दाल है तो उसमें एक बोटी गोश्त की डाल दें, उसकी यखनी ज़रूर आप लें थोड़े, ताकि न्यूट्रिशन आपके अंदर जाए। ये ज़रूरी, हम खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाएं, आपने ग़िज़ाइयत के लिए खाना है। जी, अब मैं ऐसा करूँगी कि सबसे जो है ना, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, तो 1 लाइन में मैसेज जो है ना वो सबसे लूँगी। पहले स्टार्ट बात वैसे ये आज का मैसेज यही है कि जब हम ये फरीज़ा अपना अदा कर रहे हैं, तो इसमें लेस प्रिविलेज लोग जो हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते,
या कुर्बानी जिन्होंने नहीं की है उनको हम ज़रूर याद बिल्कुल, रखें, ये बात और है। जो गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करें उसमें उन लोगों को याद रखें जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। जी, मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि जब हम कुर्बानी करते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए, जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो नहीं मांगते, हमें उनको सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए उनका। पहले ईद से पहले ही आप जहन में रख लें कि भाई ये लोग हैं, उनको ज़रूर ख्याल रखें। बिल्कुल जी, जी सर मतलब जैसे कहा कि लेस प्रिविलेज लोगों का हमें ख्याल रखना चाहिए। ज़रूरी। कुर्बानी इज़ नॉट फॉर अस, इट इज़ फॉर देम। हमें बिल्कुल। ये जहन में रख के करना है। बिल्कुल जी फहीमा। नाज़िया, बीइंग एन एक्टर मुझे लगता है हम बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, और पाकिस्तानी कौम पूरी बहुत सेंसिटिव और इमोशनल है। सो हर जगह हम बहुत सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। सिंगिंग में बहुत नाम रोशन कर लिया है, एक्टिंग में, आर्मी तो हमारी खैर क्या ही बात है, वो तो चमकता हुआ एक चांद है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ मेरा मैसेज ये है सबको लोग कि एक हो जाए, एक दूसरे को ना बैकलैश नहीं करें, और ये सब कुछ नेगेटिविटी जो हम स्प्रेड कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जो भी किसी को भी जो हम तंग कर रहे होते हैं या कोई बैड कमेंट कर रहे होते हैं, वो करना छोड़ते हैं, बिल्कुल एक हो जाए। जी मैं मेरा जी पैगाम यही है कि इस दुनिया में हर शख्स की आजमाइश है। अल्लाह किसी को दे के आजमा रहा है, किसी को लेके आजमा रहा है। तो जिनको अल्लाह ने माल, इज़्ज़त, इल्म, मोहब्बत अता की हैं, तो कुर्बानी दें उन चीज़ों की, उन लोगों के लिए जो इन लोगों से महरूम, इन चीज़ों से महरूम हैं, और अल्लाह खुश करें, राज़ी करें, और अपना मकसद हयात को पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मैंने कहा था ना कि हमारे मेहमान बहुत ज़बरदस्त हैं, तो नाज़रीन ने भी खूब इंजॉय किया होगा यकीनन। आज की ईद जो हमारे साथ जो हमने सेलिब्रेट की एक दूसरे के साथ, यकीनन ये बड़ी ज़बरदस्त ईद होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।